तो डियर फ्रेंड्स हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ रहे हैं इन जीएसटी। इसमें हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट क्या है ये पढ़ लिया है। सर्टन इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी हम लोगों ने देख ली है। व्हाट आर द कंडीशंस इफ यू वांट टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ये भी हमने पढ़ लिया है। एलिजिबिलिटी टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट, कुछ सर्टन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो भी पढ़ लिया है। Along with this, we have solved one question as well. उसके बाद हम लोगों ने ब्लॉक्ड क्रेडिट का कंसेप्ट भी पढ़ा है, जहाँ पे जनरली जहाँ पर क्रेडिट ब्लॉक होता है यानी कि क्रेडिट नहीं मिलता है इवन दो यू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशंस, और इसके रिलेटेड एक्सेप्शंस कौन से हैं, मतलब कैसे कौन से एक्सेप्शनल कैटेगरीज है जहाँ पर आपको क्रेडिट मिल सकता है, ये भी हमने पढ़ा है। along with examples related to this blocked credit, हमने इस blocked credit के examples भी पढ़े हैं। these are examples what we have studied। अब आज हम लोग या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं या उनके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन व्हाट एवर कंसेप्ट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जो कंसेप्ट्स हमने ऑलरेडी पढ़े हैं उन्हीं को लेकर या उन्हीं का बेस लेकर ही हम लोग करने वाले हैं। वंस वी आर डन विद दीज कंसेप्ट्स तो फिर हम लोग एक और प्रोविजन पढ़ेंगे रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ओनली, विच इज रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन और मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो पहले हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट द कंसेप्ट इधर इन दिस वीडियो इटसेल्फ और इन द सेपरेट वीडियो एज कंफर्टेबल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो एबीसी लिमिटेड जीएसटी लॉ के अंदर में रजिस्टर्ड है। इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हेवी मशीनरी, हेवी मशीनरी के मैन्युफैक्चरिंग में है ये। एंड इट प्रोक्योर्ड फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ। तो ड्यूरिंग द मंथ नीचे दिए गए आइटम्स इसने प्रोक्योर किए। पहला है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आपने इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स यूज किए हैं, दोज आर टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस and GST paid on these electrical transformers is rupees 5,20,000. Trucks used for transport of raw material rupees 1 lakh. रॉ मटेरियल परचेज किया है रुपीज 2 lakhs का, और कन्फेक्शनरी आइटम्स परचेज किए है। these items were supplied free of cost to customers in a customer meet organized by company, जो कि रुपीज 25,000। यानी कन्फेक्शनरी आइटम यानी खाने पीने की कुछ चीजें या सन्ड्री थिंग्स, दोज आर सप्लाइड टू कस्टमर्स इन अ कस्टमर्स फ्री मीट। आपको पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड को कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है आपको ये पूछा है। एंड अज्यूम all the conditions necessary for availing input tax credit have been fulfilled or satisfied। तो आपको पूछा है एबीसी लिमिटेड को कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब जब हम इसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट एज वेल। अब एक चीज तो यहाँ पे कह दिया है कि हमें अज्यूम करना है ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट आर फुलफिल्ड। मतलब आप एक तो रजिस्टर्ड तो हो ही हो, आपको इनवॉइस भी मिल चुका है, गुड्स और सर्विसेज भी मिल चुके हैं, एंड एनी अदर कंडीशन विच वाज नेसेसरी जैसे कि पेमेंट ऑफ वैल्यू एंड टैक्स, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स एक्सेट्रा आपने फुलफिल कर लिया है। अब ये रोमन 1, रोमन 2, रोमन 3 और रोमन 4 इन 4 आइटम्स में से कौन से आइटम का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है वो बताना है अलोंग विद द रीजन इफ एनी। अब सबसे पहला है इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, these are used in the manufacturing process। so you have purchased electrical transformer
which is used in the manufacturing process and then you will supply it. तो डेफिनेटली ये 5,20,000 का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए, इसमें कोई ऑब्जेक्शन कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो ये 5,20,000 एलिजिबल है फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। रोमन 2 में है ट्रक्स। अब ट्रक ये एक मोटर व्हीकल तो है, बट क्या ये इनएलिजिबल मोटर व्हीकल है? आंसर इज नो, बिकॉज इनएलिजिबल मोटर व्हीकल में प्राइमा फेसी हमने कहा था इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस, और यहां पर तो ये ट्रक है which is used for transportation of goods, means this truck is an eligible motor vehicle, ineligible motor vehicle नहीं है, इसलिए ट्रक्स के ऊपर भी 1 लाख का हमें पूरा का पूरा जीएसटी मिलेगा। वी आर एलिजिबल टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। रॉ मटेरियल तो एनीवेज हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर अवर बिजनेस पर्पस, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ये 2 लाख का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में हमें। एज फार एज दिस कन्फेक्शनरी आइटम इज कंसर्न, इट इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, कस्टमर्स के लिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है, इसलिए ये 25,000 का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो इन टर्न यू कैन क्लेम आईटीसी ऑफ 5,20,000, 1 लाख एंड ₹2 lakhs ओनली। सिर्फ आप इतने रुपीस का ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। आंसर को प्रेजेंट किस तरीके से करना चाहिए सर हमने, तो ये रहा आंसर का प्रेजेंटेशन। तो आप क्या कहोगे? व्हाट यू विल से? यू विल से इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स, ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स है, these are being goods used in the course or furtherance of business, therefore ITC thereon is available, ITC is thereon is available, तो 5,20,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। ट्रक्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये ब्लॉक्ड क्रेडिट में वैसे भी कवर्ड नहीं है, तो इसका हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है। रॉ मटेरियल एनीवेज यूज्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसका भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी इज अवेलेबल। एज फार एज दिस कन्फेक्शनरी आइटम्स आर कंसर्न, so these confectionery items are for consumption of customers at customer meet, or ITC on food or beverages is specifically disallowed unless the same is used for making outward taxable supply of the same category। यहाँ पे वो केस तो है नहीं, अगर होता तो बताते थे, तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नील क्रेडिट मिलेगा। और ये सब पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट का अगर हम टोटल करेंगे तो 5,20,000 प्लस 1 लाख 6,20,000 प्लस 2 लाख इट विल बी 8,20,000 का आपको पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, जो कि आपका टैक्सेबल पीरियड है। तो ये आंसर अलॉन्ग विथ ये रीजंस आपको लिखना जरूरी है। आप चाहो तो ये जो रीजंस हमने ब्रैकेट में लिखे हैं, आप इसको लास्ट में नोट 1, नोट 2, नोट 3, नोट 4 करके ऐसे भी लिख सकते हो। Any way of writing is okay as far as you reach to a correct conclusion। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कितने मार्क्स के लिए जाता है, या ऐसा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, तो 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है। समटाइम्स ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आया है, या कभी कभी पूछा गया है कि स्टेट द वेदर इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अवेलेबल यस और नो इन इंडिपेंडेंट केसेस। तो जब भी ये इंडिपेंडेंट केसेस ये वर्ड आता है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों सर? वाई दिस? बिकॉज जब इंडिपेंडेंट केसेस कहेंगे तो रोमन 1 विल कैरी सम मार्क्स, मे बी 1 मार्क और 2 मार्क्स, रोमन 2 विल कैरी सेपरेट मार्क्स, मे बी 1 और 2, रोमन 3 विल कैरी सम मार्क, रोमन 4 विल कैरी सम मार्क। अगर मेरे चारों के चारों करेक्ट है तो आई विल गेट पूरे मार्क्स, कंप्लीट मार्क्स। चारों में से 3 करेक्ट है तो 3 के प्रोपोर्शनेट मार्क्स तो मुझे मिलने ही चाहिए। सो दिस वे यू हैव टू प्रेजेंट द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, प्रोविजंस अगर आपके दिमाग में मोटा मोटा तौर पे क्लियर है तो आप आंसर आसानी से दे पाओगे। आगे बढ़ते हुए ये एक और क्वेश्चन है विच इज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन सम थिंग्स। वो थिंग्स कौन सी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो क्या कहा है, Messrs X Limited
supplied taxable goods from the factory after manufacture in the month of October 2017 for sale to new distributor for rupees 8 lakhs. तो एक्स लिमिटेड ने फैक्ट्री से कुछ टैक्सेबल गुड्स सप्लाई किए हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर फॉर सेल टू अ डिस्ट्रीब्यूटर. However, he deposited the GST at the rate of 12% on these goods on 10th January 2018 against show cause notice issued under section 74 where there is a fraud by the central tax officer and pass the order accordingly. अब यहां पर क्या है, आपने पे किया है अंडर सेक्शन 74. ब्लॉक द क्रेडिट में हम लोगों ने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि इफ यू पे जीएसटी अंडर सम सेक्शंस, चाहे वो 74 हो, 129 हो, 130 हो, यानी कि जहाँ पे आपके यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यू आर पेइंग द जीएसटी, इन दैट केस यू आर इनएलिजिबल फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट. ड्यूरिंग द मंथ X Limited received goods worth rupees 5 lakh by paying GST at the rate of 12%. तो इसमें A, B एंड C में तीन क्वेश्चंस है. फाइंड द नेट जीएसटी टू बी डिपॉजिटेड बाय मेसर्स एक्स लिमिटेड, ये A में पूछा है. B में आपको पूछा है व्हाट विल बी योर आंसर, क्या आपका जवाब कुछ और होगा जब ये जीएसटी पे किया गया है अगेंस्ट शो कॉज नोटिस. अब भाई शो कॉज नोटिस तो आ ही गया है, नोटिस के अगेंस्ट में अगर आप जीएसटी भरोगे तो क्रेडिट थोड़ी मिलेगा. तो ए में भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बी में भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. तो पहले ए एंड बी को देखते हैं हम लोग, ठीक है. तो ए में हम क्या कहेंगे, व्हाट वी विल से ए में अवर लायबिलिटी विल बी हाउ मच. तो सबसे पहले हम लोग आउटपुट टैक्स निकालेंगे. आउटपुट टैक्स कैसे आएगा सर, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द आउटपुट टैक्स, कैन यू प्लीज टेल मी. 8 लाख रुपीज का आपने सप्लाई किया है, जीएसटी का रेट है 12% आपको दिया है, सीजीएसटी 12%, सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%. तो 8 लाख पे 6% सीजीएसटी आया 48,000, एसजीएसटी आया 48,000. आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, क्यों, क्योंकि इट इज पेड अगेंस्ट एन ऑर्डर. तो आपकी नेट जीएसटी लायबिलिटी होगी 48,000 की इन द केस ऑफ ए. हम ये कहेंगे कि क्योंकि आपने अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर नोटिस जीएसटी पे किया है, आपको कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. 8 लाख रुपए पे सीधे आप 12% कीजिए सर, जो भी आ रहा है आपका जीएसटी का लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा. तो वो आई थिंक 96,000 रुपीज आएगा, वो आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा. आप चाहो तो उसका ब्रेकअप दे सकते हो, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी. ऐसा क्यों सर, बिकॉज यू हैव पेड जीएसटी अगेंस्ट अ नोटिस और अगेंस्ट अ शो कॉज नोटिस. बी में भी हमारा जवाब सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन अवर आंसर इन द केस ऑफ बी एज वेल, आंसर विल रिमेन एज सेम, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. सी में फर्क पड़ेगा. सी वाला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, सी क्या कहता है देखिए. सी ये कहता है रिवर्क if Messrs X Limited paid output tax by following self-assessment, that is when there is no show cause notice issued. आपको सी में पूछा है कि अगर आपने सेल्फ असेसमेंट में टैक्स पे किया है, मतलब विदाउट शो कॉज नोटिस, तो आपकी जीएसटी लायबिलिटी कितनी रहेगी. तो आप क्या कहोगे, यू विल से दैट योर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इज रुपीज 96,000 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना, 5 लाख पे 12%. So let's you will do input tax credit on rupees 5 lakhs into 12%, जो क्या आएगा 60,000, 12 5 60, और नेट 36,000 आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे. आप चाहो तो इसमें भी 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी का ब्रेकअप दे सकते हो, विच विल बी लाइक दिस. तो आप कहोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 48,000 तो सेम रहेगा. 5 लाख पे 6% 30,000 ये आएगा, सीजीएसटी 30,000 एसजीएसटी आएगा, और नेट सीजीएसटी 18,000 और एसजीएसटी 18,000 आप गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करोगे, और इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो इट विल बी 36,000, जो कि हमने यहाँ पे टोटल लेवल पर लिखा है. किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन करो, यू विल गेट फुल मार्क्स, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इन दिस मैनर. इस तरीके का क्वेश्चन सर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था, इट वाज आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स. इस तरीके का क्वेश्चन
एग्जाम में was asked for 6 marks, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे फर्दर कुछ और सवाल क्या कहते हैं ये क्वेश्चन देखिए। मेसर्स ए लिमिटेड ऑफ केरला received the input service from Messrs B Limited of Bangalore, who raises the invoice for supply of service on 17th December 2017 and availed the credit on the same date. तो ए लिमिटेड ने कुछ सर्विसेज लिया बी लिमिटेड से 17 दिसंबर 2017 को, जो कि ऑन क्रेडिट है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने क्लेम कर लिया। फाइंड द टाइम लिमिट विद इन विच ए लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू पे द बिल अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स टू द सप्लायर ऑफ सर्विस। आपको विद इन हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज पेमेंट करना पड़ेगा आपके सप्लायर ऑफ सर्विस को? यू आर सपोज टू पे और डिपॉजिट दिस अमाउंट विद इन 180 डेज। ये देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था that this has to be deposited within 180 days, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपको जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले क्लेम किया है वो रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो 17 दिसंबर का था इनवॉइस, तो 18 दिसंबर से प्लस 180 डेज कीजिए आपको विद अप टू 15 जून भरना पड़ेगा ये 180 डेज के अंदर में। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो क्रेडिट अवेल्ड विल बी एडेड टू आउटपुट लाइबिलिटी एट 181st डे, और इसके ऊपर आपको 18% पर एनम का इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। ये देखिए हमने यहाँ पे 180 डेज वाला प्रोविजन पढ़ा था या देखा था। ओके देन, तो सर ये आप ऐसे 1 मार्क करके या छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चंस क्यों ले रहे हो? ऐसा अगर किसी के दिमाग में होगा तो मैं बता दूं, ये सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क के लिए भी पूछा गया है या पूछा जाता है, और सेम क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है। और हर एक इंडिविजुअल एंट्री के ऊपर क्वेश्चंस लेना तो डिफिकल्ट होगा, बट जहां जहां पर क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी है या ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या हम इसको कहीं पर यूज कर रहे हैं बड़े क्वेश्चंस में, तो उसको हमें सॉल्व करना या रीलुक करना जरूरी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, प्लीज इसे देखिए और आंसर के ऊपर जज करने की कोशिश कीजिए। क्या कहता है ये क्वेश्चन? मेसर्स जय लिमिटेड being a manufacturer purchased a machinery worth rupees 10 lakh on which GST was rupees 1,80,000। तो जय लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेस किया, मतलब ये कैपिटल असेट है। मशीनरी इज अ कैपिटल असेट, बराबर है। सो ये जो मशीनरी है हमारी, ये क्या है? हमारी कैपिटल असेट है। ये आपने परचेस किया है और इसके ऊपर जीएसटी था रुपीज 1,80,000। स्टेट द ऑप्शंस मैन्युफैक्चरर हैव इन दिस रिगार्ड। अब मैन्युफैक्चरर के पास में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है? ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया है या ये प्रोविजन भी हमने पढ़ी है। कहां पर पढ़ी थी सर ये प्रोविजन हमने? लेट अस ट्राई टू सी दिस और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेयर वी हैव स्टडीड दिस काइंड ऑफ प्रोविजन। यहां पर पढ़ी थी। अगर आप कोई कैपिटल गुड्स परचेस करते हो तो आपके पास में 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन जो जीएसटी कंपोनेंट है, इसके ऊपर इनकम टैक्स लॉ में आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो तो आईटीसी नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, जीएसटी कंपोनेंट पे इनकम टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन क्लेम मत करो, जीएसटी कंपोनेंट पे इनकम टैक्स लॉ में डेप्रिसिएशन मत क्लेम करो, बट इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स लॉ क्लेम कर लो। तो 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। तो ऑप्शन 1, claim depreciation on the entire value of machinery inclusive of GST, मतलब कि 10 lakhs plus 1,80,000
जो कि होगा आपका 11,80,000 के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो, और इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉरगॉन कर लो, मतलब क्लेम मत कर लो, क्लेम मत करो। ऑप्शन 2, डेप्रिसिएशन क्लेम करो सिर्फ ₹10 लाख पे, मतलब जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन क्लेम मत करो, और जो जीएसटी 1,80,000 का, उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लो। जो भी ऑप्शन आपको फेवरेबल है, जिस ऑप्शन में भी आपका फायदा ज्यादा है या आपका बेनिफिट ज्यादा है, आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो या सिलेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्या कहता है ये क्वेश्चन? मेसर्स एक्स लिमिटेड purchased input for ₹2 lakh white tax invoice number 12 dated 1st December 2017. Messrs X Limited has submitted annual return for the financial year 17-18 on 15th September 2018, and return for September 2018 has been filed on 20th October 2018. आपको पूछा क्या गया है? What is asked to you in this particular question is, find the time limit within which input tax credit can be availed by X Limited. ठीक है? Messrs X Limited wants to take credit of input and GST on such input on 30th September 2018 advice. So हमने टाइम लिमिट पढ़ी थी फॉर क्लेमिंग ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपको याद है तो जो टाइम लिमिट पड़ी थी फॉर क्लेमिंग ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें हमने क्या लिखा था? टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट वो आप एक तो 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तक के ही क्लेम कर सकते हो। उसके ऊपर हमने ये एग्जांपल्स भी पढ़े थे, बराबर। अब इस केस में क्या हुआ है देखिए, तो ये जो आपका जो जीएसटी है ये पर्टेन कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 17-18 का, तो इसका क्रेडिट आप कब तक ले सकते हो? एक तो 20th अक्टूबर 2018 तक के ले सकते हो, या फिर 17-18 का एनुअल रिटर्न भरने तक के ले सकते हो। तो आपने 17-18 का एनुअल रिटर्न कब भरा है? सर ये तो हमने भरा है 15 सितंबर 2018 को ही, तो यू कैन क्लेम क्रेडिट ओनली अप टू 15 सितंबर 2018 तक ही आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। इसके बाद तो सर हम क्लेम नहीं कर सकते हैं क्रेडिट। So credit can be claimed only up to 15 September 2018 and not afterwards. So इसके जवाब में आपको लिखना है that input tax credit for a particular financial year can be claimed earlier of below. ये जो दो लिमिट्स है whichever is earlier. एक तो A 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। उसके आगे therefore GST can be claimed on or before 20th October 2018 or 15th September 2018. So thus GST can be claimed on or before 15th September 2018. Therefore, if Messrs X Limited wants to take input tax credit on 30th September 2018, he cannot claim it. उसे वो मिल नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ चिंटू पिंटू छोटे मोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और जज करने की कोशिश किया है। अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस देखते हैं। चिंटू पिंटू में हमने प्रोविजंस को एक बार रीलुक कर लिया, जिन्होंने पिछले वीडियोस को ध्यान से देखा होगा, रिवाइज किया होगा, उनको प्रोविजंस ऑटोमेटिकली रिकॉल हुई होगी और उन्होंने खुद होके भी आंसर्स को देने की या क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं। तो क्या है ये क्वेश्चन 7 देखते हैं, जो आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन? मेसर्स विपिन लिमिटेड परचेस्ड रॉ मटेरियल ए 10,000 kilograms at ₹80 per kg प्लस जीएसटी। सो आपने 10,000 kilograms का रॉ मटेरियल ए परचेस किया एट ₹80 पर kg, और आपने इसके ऊपर जीएसटी भरा, जो भी पर्टिकुलर रेट होगा जो क्वेश्चन में दिखेगा हमें। The said raw material was used to manufacture product P and the other information are as under.
तो आपने एक रॉ मटेरियल परचेस किया है 10,000 kg का एट ₹80 पर kg, प्लस इसके ऊपर जीएसटी भरा है, और इस रॉ मटेरियल को यूज करके आप प्रोडक्ट पी मैन्युफैक्चर कर रहे हो। प्रोसेसिंग लॉस इज 2% ऑन इनपुट ए, यानी ये जो इनपुट 10,000 kg का आप यूज कर रहे हो इसके ऊपर 2% का आपका प्रोसेसिंग लॉस है। तो प्रोसेसिंग लॉस चाहे नॉर्मल रहे या एबनॉर्मल रहे पूरा क्रेडिट मिलता है, हमने पहले ही पढ़ा है, ये क्वेश्चन 1 इसके ऊपर किया भी था हमने। ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ पी इज ₹100 पर केजी, यानी ये जो आप फाइनल आउटपुट पी बना रहे हो इसका ट्रांजैक्शन वैल्यू इज ₹100 पर केजी। ठीक है, आगे क्या बोला है, अदर मटेरियल एम यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पी ₹2 लाख प्लस जीएसटी। आपने एक और मटेरियल एम यूज किया इस पी के मैन्युफैक्चर के लिए 2 लाख रुपए का, प्लस इसके ऊपर आपने क्या पे किया है, जीएसटी भी पे किया है। जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स, जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स दोज आर इंपोर्टेड, तो आपने कैपिटल गुड्स को क्या किया है, इंपोर्ट किया है। ठीक है, जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स दोज आर इंपोर्टेड ड्यूरिंग द पीरियड विच वर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पी, इसके ऊपर आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी पे किया है 20,000 और आईजीएसटी पे किया है ₹10,000। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का तो आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, हमने कहीं पर भी पढ़ा ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, क्रेडिट मिलेगा सीजीएसटी का, एसजीएसटी का, यूटीजीएसटी का, आईजीएसटी का, या फिर इंपोर्ट करते समय आप जो आईजीएसटी पे करोगे उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा, ये हमने पढ़ा था। आगे बोला है रेट ऑफ जीएसटी ऑन प्रोडक्ट रॉ मटेरियल ए ऑन अदर मटेरियल एम एंड आपका फाइनल प्रोडक्ट पी इज 12%। तो आपका जीएसटी का रेट इज कॉमन 12%, 6% विल बी सीजीएसटी एंड 6% विल बी एसजीएसटी। मेसर्स विपिन लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10। तो अच्छी बात है, बिकॉज इफ यू आर अ कंपोजिशन डीलर और यू आर इन अ कंपोजिशन स्कीम तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वैसे भी मिलता नहीं है। पूछा है कंप्यूट पहला अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल एंड नेट जीएसटी पेएबल बाय मेसर्स विपिन लिमिटेड। दो चीजें पूछी आप, पहले पूछा है कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एलिजिबल और अवेलेबल टू यू, और दूसरा पूछा है नेट जीएसटी पेएबल कितना है आपका। ओके, तो पहले मुझे निकालना है आईटीसी, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है मुझे, पहले मुझे वो निकालना है, ये मुझे ए में निकालना है। बी में हमको निकालना है नेट जीएसटी पेएबल। नेट जीएसटी पेएबल कैसे आएगा, हम लेंगे हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो भी रहेगी, इसमें से हम लेस करेंगे जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा जो हम ए में कैलकुलेट करेंगे, और ये लेस करके जो नंबर आएगा इट विल बी अवर नेट जीएसटी पेएबल। आर यू गेटिंग दिस? तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, एंड वंस यू आर डन विद द रीडिंग, आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन फ्रीज हो जाता है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन 7 कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें भी हम पहले ए करेंगे फिर बी करेंगे। तो ए क्या कहता है, ए में क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट इट। कंप्यूटेशन ऑफ
amount of input tax credit available। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ITC इन रुपीज। वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आपने रॉ मटेरियल ए परचेस किया 10,000 kg एट ₹80 पर kg। इसके ऊपर तो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना ही चाहिए बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल आउटपुट। तो लेट अस टेक दिस। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल ए। इसके ऊपर क्रेडिट कैसे निकलेगा? सो वी विल से 10,000 kgs विच इज एट द रेट ऑफ कितना है 80 पर kg इंटू ₹80 और इंटू जीएसटी का रेट कितना है आपका 12% है सब पे। तो इंटू हम करेंगे 12%, बिकॉज क्रेडिट तो जीएसटी का मिलेगा ना, कॉस्ट का थोड़ी मिलेगा। तो ये कितना हो रहा है एक बार कैलकुलेट करते हैं हम। 10,000 इंटू 80 इंटू 12%, सो इट कम्स टू ₹96,000। तो यहाँ पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ₹96,000। ठीक है, ऐड करेंगे हम इसमें अदर मटेरियल एम ₹2 लाख का है और 12% जीएसटी है। हम इसमें ऐड करेंगे अदर मटेरियल एम जो कि कितने का है 2 लाख का है। तो यह आएगा ₹2 लाख इंटू 12%, जो कि 2 लाख इंटू 12% अकॉर्डिंग टू में 24,000 आना चाहिए। फिर भी एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं। 2 लाख इंटू 12% इट कम्स टू ₹24,000। तो ये आएगा ₹24,000। और कुछ है क्या देख लेते हैं। जीएसटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड। तो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट या कोई भी गुड्स इंपोर्ट पे जो आईजीएसटी भरेगी सिर्फ आपको उसका क्रेडिट मिलेगा विच इज ₹10,000। तो हम वो भी लिख देते हैं IGST paid on import of goods। कितना है ये 10,000। कुछ और है क्या हमारे पास? सर और तो कुछ है नहीं। तो टोटल क्रेडिट कितना होगा हमारा? देखिए टोटल ITC अवेलेबल, टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे 96,000 फिर 24,000 एंड देन 10,000। सो इट कम्स टू ₹1,30,000। तो हमें टोटल क्रेडिट मिलेगा ₹1,30,000। तो ये हमारा हो गया टोटल ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्वेश्चन का एक पार्ट तो खत्म हो गया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेट जीएसटी पेएबल हमको उसने पूछा है कि हाउ मच विल बी दी नेट जीएसटी पेएबल। तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट इट। तो बी में हम कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पेएबल। और ये जो नेट जीएसटी पेएबल है ये हम कैसे निकालते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट इट? वी से आउटपुट लायबिलिटी लेस, इसमें से हम लेस करते हैं इनपुट
टैक्स क्रेडिट जो हमने ऊपर निकाला है। एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। इट इज रिटर्न ओनली फॉर यूर इंफॉर्मेशन। एग्जाम में से लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो ब्लू कलर में मैंने जो लिखा है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्सेट्रा, मतलब अब मुझे मेरी सबसे पहले आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी चाहिए। विदाउट हैविंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आई कैन नॉट कैलकुलेट हाउ मच नेट जीएसटी इज पेएबल। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। तो फर्स्ट इसमें हम करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब हमें निकालना है हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है वो। अब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन में ये कहा है कि जो पी जो आप फाइनल आउटपुट निकाल रहे हो, इसे आप सेल कर रहे हो ₹100 पर केजी से। दैट इज ओके, अच्छी बात है। और लेकिन मेरा आउटपुट कितना है वो नहीं दिया, बट एक चीज तो दे दी है कि प्रोसेसिंग लॉस है 2% ऑफ इनपुट ऑफ ए। मतलब 10,000 का 2% इज प्रोसेसिंग लॉस। दैट मीन्स आई कैन कैलकुलेट माई आउटपुट इन क्वांटिटी और इन किलोग्राम्स। कॉस्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि 10,000 का इनपुट दिया है, माइनस करो प्रोसेस लॉस, तो आ गया हमारा आउटपुट और फिनिश गुड्स। और इसको ₹100 पर केजी से बेच रहे हो आप, बराबर। तो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दिस। तो इसको करने के लिए हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे फिनिश गुड्स, या फिर फिनिश गुड्स से बेटर रहेगा। आप क्या आउटपुट निकाल रहे हो, प्रोडक्ट पी ना, तो हम लिखेंगे आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट पी इक्वल्स टू इनपुट जो आपने दिए वो माइनस प्रोसेसिंग लॉस या फिर प्रोसेस लॉस। सो इक्वल्स टू, तो प्रोसेस लॉस कितना है आपका, हाउ मच इज योर प्रोसेस लॉस, इट इज 2%। तो इक्वल टू कितना आएगा, 10,000 kg माइनस 10,000 kg का 2% करो, कितना आता देखिए, 10,000 इंटू 2%, इट कम्स टू 200 kgs। तो इक्वल टू कितना आएगा, 9,800 kgs। ये एक नंबर हमने निकाल लिया, राइट। सो इसके बेसिस पर देयरफॉर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इक्वल्स टू 9,800 kgs इनटू ये प्रोडक्ट पी का सेलिंग प्राइस और ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, 100 पर केजी, रोमन 2 में दिया है, इट इज 100 पर केजी, यहाँ पर दिया है ये। तो इनटू ₹100 और इनटू आपका जीएसटी का रेट कितना है, 12% है तीनों के लिए, इनटू 12%। तो इक्वल टू कितना आ रहा देखिए, 9,800 इंटू 100 इंटू 12%, इट कम्स टू ₹1,17,600। बट यहाँ पे हमारा जवाब खत्म नहीं हुआ। अवर आंसर इज नॉट एंडेड हियर। उसने पूछा क्या है, नेट जीएसटी पेएबल। सो नेट जीएसटी पेएबल कैसा है, अभी हमने पढ़ा है, आउटपुट लायबिलिटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपकी आउटपुट लायबिलिटी आई है 1,17,600 और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है, 1,30,000। तो सर ये तो ज्यादा हो गया, तो नेट जीएसटी पेएबल विल बी नील। नेट जीएसटी पेएबल विल बी नील। तो हम क्या कहेंगे, हम उसे भी कैलकुलेट करेंगे। सो देयरफॉर नेट जीएसटी पेएबल
वो आपका कैसे आएगा, आउटपुट लाइबिलिटी या आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, विच इज 1,17,600 लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है देखिए, इट इज 1,30,000। तो लेस कीजिए 1,30,000 और आखिरी में क्या बचेगा, नेट जीएसटी रिफंडेबल। आप चाहो तो इसे रिफंड मांग सकते हो, और कैरी फॉरवर्ड, चाहो तो अगले टैक्स पीरियड में या कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि जो एक्सेस लायबिलिटी या एक्सेस असेट जो बचा है इसे मैं अगले पीरियड के लायबिलिटी के साथ में सेट ऑफ करूंगा। सो इट विल बी रुपीज 12,400। ओके, सिंपल वर्ड्स में आपको इतना प्रेजेंटेशन करना है विच इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब सर ये क्वेश्चन जो आया है ये कितने मार्क्स का वेटेज लेकर आया है, ये क्वेश्चन वेटेज लेके आया है एक तो 9 मार्क्स का, या फिर अगर थोड़ा एग्जामिनर पेपर आड़ा टेढ़ा सेट करना चाहता है तो मिनिमम स्केल पर 6 मार्क्स का। क्या सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? यस डेफिनेटली आते हैं। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देख भी सकते हो इफ यू वांट, या फिर लास्ट में एंड में देखा तो भी चलेगा, जैसा कि हमने कुछ चैप्टर्स में किया है। आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों निकालना जरूरी है इस क्वेश्चन में, ए निकालना भी जरूरी है, बी में आउटपुट लायबिलिटी दिखाना भी जरूरी है और नेट पेएबल भी दिखाना जरूरी है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है ये क्वेश्चन हमें? सो इट सेज XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। तो XYZ लिमिटेड ये जो कंपनी है ये जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है। इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। कंप्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ये पूछा है। तो सीरियल नंबर दे दिया, इनवर्ट सप्लाईज दे दिया, जीएसटी भी दे दिया और रिमार्क्स भी दे दिया। तो अमाउंट यहाँ पे किसके दिया है? जीएसटी के दिया है। तो इनपुट ए जीएसटी इज रुपीज 1 लाख, और आगे का है वन इनवॉइस ऑन विच जीएसटी पेएबल वाज रुपीज 10,000 इज मिसिंग। तो आपके पास में एक इनवॉइस नहीं है जिसके ऊपर 10,000 का जीएसटी पेएबल था। इनपुट बी जीएसटी 50,000। इनपुट्स आर टू बी रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी तक के आपको आप अक्टूबर महीने के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो और अक्टूबर महीने में आपको सिर्फ पहली ही इंस्टॉलमेंट ही मिली है। गुड्स टोटल 2 इंस्टॉलमेंट्स में आने वाले हैं, तो गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट्स, क्रेडिट विल बी अवेलेबल ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, देन कैपिटल गुड्स जीएसटी इज रुपीज 1,20,000। XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value inclusive of GST as it will avail depreciation on the full invoice value। तो ये कंपनी ने क्या किया है, 1,20,000 पर भी मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। तो आपको 2 ऑप्शंस अवेलेबल थे कैपिटल गुड्स पे, एक तो जीएसटी पे डेप्रिसिएशन क्लेम करो और आईटीसी को भूल जाओ, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करो और डेप्रिसिएशन को भूल जाओ। आप जो भी चाहो ऑप्शन यूज कर सकते हो या चूज कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। आगे इनपुट सर्विसेज जीएसटी इज रुपीज 2,25,000। वन इनवॉइस डेटेड 20th January on which GST payable was rupees 50,000 has been received in October। तो पिछले साल का एक इनवॉइस है, जनवरी मतलब पिछले साल का ही होगा, हम अक्टूबर में है अभी, उसके ऊपर जीएसटी था 50,000 जो हमें अभी मिला है।
ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर ITC हैव बीन फुलफिल्ड, अच्छी बात है। एंड द एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड इन द मंथ ऑफ और ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर को आपने एनुअल रिटर्न भर दिया। तो ये जो इनपुट सर्विस है इसमें से 50,000 रुपए का हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना नहीं चाहिए। 4th नंबर के एंट्री का बात कर रहा हूं मैं, रोमन 4 का। क्वेश्चन को रीड करो शांति से, पीसफुली, और आप आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन रोमन 1 में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए वो कैलकुलेट करके एक अलग साइड में लिखो रफ में। रोमन 2 में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए उसे कैलकुलेट करके एक साइड में लिखो रफ में। रोमन 3 में कितना मिलना चाहिए उसे कैलकुलेट करके लिखो रफ में। और रोमन 4 में कितना मिलना चाहिए उसे भी कैलकुलेट करके रफ में एक साइड में लिखो। Once you are done with this, we will be solving this particular question. होपफुली आपने ये जो एक्सरसाइज करनी थी रोमन 1 की, रोमन 2 की, रोमन 3 की और रोमन 4 की अपने लेवल पर सॉल्व कर ली है। अगर टाइम कम लग रहा है आपको तो आप लोग वीडियो को पॉज कर कर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस। अब ये जो इनपुट ए है हमारा, इस पे जीएसटी है 1 लाख, लेकिन एक 10,000 रुपीज का एक ऐसा इनवॉइस है जो मिसिंग है। मीन्स वी डू नॉट हैव इनवॉइस ऑन विच जीएसटी वाज वर्थ रुपीज 10,000। अब हमने तो पढ़ा था एलिजिबिलिटी टू क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट में दैट यू मस्ट हैव डॉक्यूमेंटरी एविडेंस और इनवॉइस विथ यू। तो आउट ऑफ रुपीज 1 लाख 10,000 का इनवॉइस ही नहीं है, तो हम इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कितने का क्लेम कर पाएंगे? ओनली रुपीज 90,000 का। सर क्यों सर? 10,000 का इनवॉइस है ही नहीं, तो 10,000 का मैं क्रेडिट कैसे क्लेम करूं? तो 1 लाख माइनस 10,000 करेंगे, 90,000 का हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे। इनपुट बी जीएसटी है 50,000। इनपुट्स आर रिसीव्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। ये जो इनपुट है ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में हमें रिसीव हो रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड वी आर डूइंग दिस कैलकुलेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ। तो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलना है और अभी तक हमें सिर्फ पहली ही इंस्टॉलमेंट्स मिली है। तो जब गुड्स लॉट्स और इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं तो आपको जीएसटी कब मिलता है? ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट, लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इनपुट बी का आपको कुछ भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। यू विल बी क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। कैपिटल गुड्स जीएसटी है 1,20,000। XYZ Limited has capitalized the capital goods at full invoice value, which is inclusive of GST, and it will avail depreciation on the full invoice value. मतलब जीएसटी कंपोनेंट पर अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो इस जीएसटी का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो यहां पर भी हम लिखेंगे नील, नो आईटीसी इज अवेलेबल। देन वी हैव इनपुट सर्विसेज 2,25,000। लेकिन एक ऐसा इनवॉइस है जो पिछले ईयर का है, लास्ट ईयर का है, जनवरी का, जिसके ऊपर जीएसटी था 50,000, जो हमें मिला है अक्टूबर में और हमने हमारा एनुअल रिटर्न 15 सितंबर को ही भर दिया है।
मतलब ये 50,000 रुपए पे इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें कब तक मिल सकता है? ओनली अप टू 15 सितंबर। तो यहाँ पर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ₹2,25,000 माइनस 50,000 का हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो नेट लेवल पर हमें कितने का क्रेडिट मिलेगा? देखिए 2,25,000 माइनस 50,000 अगर हम करते हैं तो वो हमें मिलेगा ₹1,75,000 और टोटल क्रेडिट कितने का मिलेगा? 1,75,000। तो ये तो 90,000 प्लस 1,75,000 करेंगे तो मिलेगा टोटल क्रेडिट 2,65,000 का। रोमन 1 इज फॉर 1 और 2 मार्क्स, रोमन 2 इज फॉर 1 और 2 मार्क्स, रोमन 3 इज फॉर 1 और 2 मार्क्स, लाइक दिस। 4 से लेके 5 मार्क का क्वेश्चन आने के फुल चांसेस होते हैं इस इन पर्टिकुलर प्रोविजंस पे। तो लेट अस लुक नाउ हाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द आंसर। हम आंसर को कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू प्रेजेंट द आंसर इन दिस फॉर्मेट। जो डेटा दिया गया है उसे हम यूज करने वाले हैं और जो भी नोट्स या जो भी प्रोविजंस हम अप्लाई कर रहे हैं उन प्रोविजंस को दिमाग में रखने के मार्क्स नहीं है, पेपर पे उतारने के मार्क्स है। तो प्रोविजंस और नोट्स को लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। आप चाहो तो उसे ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्टली, पर्टिकुलर एंट्री के नीचे, जैसे रोमन 1 के नीचे उसका रीजन लिख दिया, 2 के नीचे उसका लिख दिया, 3 के नीचे उसका लिख दिया, 4 के नीचे उसका लिख दिया, लाइक दिस। और इफ यू वांट आप हर एक की सेपरेट नोट बनाओ, रोमन 1 की नोट 1, रोमन 2 की नोट 2, रोमन 3 की नोट 3, रोमन 4 की नोट 4, लाइक दिस। तो देखिए कैसे होगा। तो पहले इनपुट ए, इसमें हम क्या कहेंगे? ITC कैन नॉट बी टेकन ऑन मिसिंग इनवॉइस, राइट? The registered person should have an invoice or other documentary evidences with him if you want to claim ITC। इसलिए यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 90,000 का। इनपुट बी, इसके लिए हम कहेंगे when inputs are received in installments or lots, ITC can be availed only on receipt of last installment or last lot। तो यहाँ पे क्रेडिट कुछ भी नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स, इनपुट टैक्स पेड ऑन कैपिटल गुड्स कैन नॉट बी अवेल्ड एज ITC। सर ऐसा क्यों? बिकॉज यू आर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन ऑन सच GST कंपोनेंट। तो यहाँ पर भी हो गया नील। इनपुट सर्विसेज, यहाँ पे हमने क्या कहा? ITC ऑन एन इनवॉइस कैन नॉट बी अवेल्ड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये बात कर रहा है 20 अक्टूबर की बात कर रहा है। सितंबर मंथ का रिटर्न 20 अक्टूबर या उससे पहले भरना पड़ता है। और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न whichever is earlier, whichever is earlier। और हमारे केस में हमने एनुअल रिटर्न कब भर दिया है? 15 सितंबर को ही भर दिया है, इसलिए ITC हमको कब तक मिलेगा? सिर्फ 15 सितंबर तक के मिल सकता है। इसीलिए इस पर्टिकुलर रोमन 4 के लिए हमने क्या किया? 2,25,000 माइनस 50,000 किया। So if we do 2,25,000 minus 50,000, so we will get rupees 1,75,000 का input tax credit which is written over here। तो 1,75,000 प्लस 90,000 टोटल क्रेडिट हमें कितने का मिलेगा? 2,65,000 का, जो हमने यहाँ पर भी लिखा है। इफ यू फेल टू राइट द नोट्स, अगर आप नोट्स लिखना भूल जाते हो, इफ यू फेल टू राइट द नोट्स तो डेफिनेटली आपका 1 या 2 मार्क्स कट हो जाएगा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। तो नोट्स लिखना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, इट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर अस। विदाउट राइटिंग नोट्स वी कैन नॉट से दैट वी आर गोइंग टू क्लेम फुल मार्क्स। सेक्शन नंबर अगर याद नहीं है तो उसे लिखो मत, सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो चलेगा, बट जो प्रोविजंस आप अप्लाई कर रहे हो वो प्रोविजंस लिखना जरूरी है, नेसेसरी है। ओके, लेट अस
नाउ रिवाइज वॉट एवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ एट लीस्ट वंस। एक बार क्विकली इसे हम रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? तो जो मैं मेरे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेस करता हूं, इस पूरे सिस्टम को या इस पूरे मैकेनिज्म को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि इस एग्जांपल में हमने देखा कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से कोई गुड्स परचेस किया जिसके ऊपर उसने 200 रुपीज का जीएसटी पे किया था। होलसेलर ये गुड्स जब सेल कर रहा है रिटेलर को, उस समय 240 का जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। सो इसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी हो गई रुपीज 240 की, which he has collected on his output supply or outward supplies, but he has already paid GST worth rupees 200 earlier। तो ये क्या करता है, अपने 240 के लाइबिलिटी में से 200 का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करता है और नेट जो 40 रुपीज बचा है वो गवर्नमेंट को पे करता है। और ये पूरे सिस्टम को जो हम आउटपुट में से इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेस करते हैं उसे हम आईटीसी कहते हैं। इसमें मैचिंग कंसेप्ट होता है। साथ में हमने देखा एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है नील टैक्स रेट वाला सप्लाई या होली एग्जेम्प्ट सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर डीम्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन और एसईजेड डेवलपर। हमें किस किस का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, सीजीएसटी का मिलेगा, आईजीएसटी का मिलेगा, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का मिलेगा। साथ में इंपोर्ट करते समय जो हम आईजीएसटी भरेंगे उसका भी हमें क्रेडिट मिलेगा, चाहे आप फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे कर रहे हो या रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे कर रहे हो। लेकिन कंपोजिशन डीलर से कुछ भी परचेस करोगे उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन, ऐसा पर्सन विच डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इंडिया में उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ओकेजनली वो इंडिया में आके काम करके चला जाता है। इतने कंटेंट पर भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आईजीएसटी को हमने यूज किया इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए वगैरह वगैरह। एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस इफ यू वांट टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। सबसे पहले तो आप जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड होने चाहिए। जिन गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर या कैपिटल गुड्स के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, दे मस्ट बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ योर बिजनेस। आपके पास उसका टैक्स इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंटरी एविडेंस अवेलेबल होना चाहिए। जो गुड्स और सर्विसेज है दे मस्ट बी रिसीव्ड बाय यू, tax should be paid and return should be furnished. If you satisfy all these conditions then you are eligible to claim input tax credit। लेकिन ध्यान रखना we have another concept of blocked credit as well। फिर हमने इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स पढ़े। देन अगर आपको गुड्स लॉट्स या इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं तो आपको आईटीसी अवेलेबल होगा ऑन द रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट और लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेस किया तो अगर जीएसटी कंपोनेंट पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर रहे हो जीएसटी कंपोनेंट पर तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। हमने इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े हैं। अगर आप कुछ क्रेडिट या उधारी में कुछ परचेस करते हो तो यू आर सपोज टू पे वैल्यू प्लस टैक्स विद इन 180 डेज ऑफ इनवॉइस। अगर 180 डेज में पेमेंट कर दिया तो कोई पंगा नहीं, ऑल इज वेल। बट इफ यू फेल टू मेक पेमेंट विद इन 180 डेज देन जो आपने आईटीसी पहले क्लेम किया था वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, एंड यू कैन रिक्लेम दिस क्रेडिट वंस यू मेक द पेमेंट। बट इंटरेस्ट जो आपने पे किया उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसका हमने ये एग्जाम्पल भी देखा है। टाइम लिमिट क्या आईटीसी क्लेम करने के लिए, इट इज अर्लियर ऑफ फॉलोइंग 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर। सितंबर महीने की रिटर्न भरने की ड्यू डेट 20th अक्टूबर है। इसके ऊपर हमने ये कुछ एग्जाम्पल भी किए हैं। फिर हमने क्वेश्चन 1 भी सॉल्व किया है। दिस इज व्हाट वी स्टडीड इन अ जनरलाइज फॉर्मेट जो नेसेसरी था। उसके बाद हम लोग बड़े पढ़ने के लिए कंसेप्ट ऑफ ब्लॉक्ड क्रेडिट, थोड़ा बड़ा कंसेप्ट था ये। यहाँ पर हमने कहा
कि in certain situations generally input tax credit is blocked, means not available, but if you are covered in the exceptional situations you can claim the input tax credit. इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने मल्टीपल चीजें देखी, जैसे इनएलिजिबल मोटर व्हीकल. इनएलिजिबल मोटर व्हीकल मतलब क्या? ऐसी मोटर व्हीकल विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद a sitting capacity less than or equal to 13 persons. तो ऐसे व्हीकल के, ऐसे इनएलिजिबल मोटर व्हीकल को जब मैं परचेस करूंगा तो उसके परचेस पर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है. बट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर taxable supply of such motor vehicle or transportation of passengers or for imparting training on driving such motor vehicle, then you are eligible to claim input tax credit. If you are purchasing vessels or aircraft, तो vessels और aircraft के परचेस के ऊपर आप जो भी जीएसटी पे करोगे आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. But if you are in the business of making taxable supplies of such vessels or aircraft or transportation of passengers or imparting training on navigation or flying of such vessels or aircraft or transportation of goods, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. जनरल इंश्योरेंस सर्विस और सर्विसिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इनएलिजिबल मोटर व्हीकल, वेसल्स और एयरक्राफ्ट, इसके ऊपर जनरली आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन व्हेन such ineligible motor vehicle, vessel or aircraft is used for eligible purposes, you are eligible, you can claim the input tax credit. If you are a manufacturer of such ineligible motor vehicle or vessels or aircraft, you can claim the input tax credit. And when such general insurance, servicing or repair and maintenance services are received by insurance provider or a general insurance service provider for such ineligible motor vehicle, vessels or aircraft insured by it. Similarly, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft on which ITC is disallowed. तो ये लीजिंग पर या इस रेंटिंग पर या इस हायरिंग पर आप जो जीएसटी पे करोगे आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी यानी कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यू कैन क्लेम द क्रेडिट. एंड इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज ऑफ renting or hiring as an employer to your employees under a statutory obligation, you can claim the input tax credit. Similarly, food and beverage, outdoor catering, beauty treatment etc. का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप इसे यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी और इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज एज एन एम्प्लॉयर टू योर एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, आप उसका भी क्रेडिट क्लेम कर सकते हो. ठीक है. देन अगर आपने किसी क्लब की या हेल्थ और फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप फीस लिया या मेंबरशिप लिया, उसके ऊपर आपने जो जीएसटी पर आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप ये मेंबरशिप ले रहे हो एज एन एम्प्लॉयर फॉर योर एम्प्लॉइज अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यू कैन क्लेम द क्रेडिट. आप अपने एम्प्लॉयज को कोई ट्रैवल बेनिफिट दे रहे हो जैसे कि लीव ट्रैवल कंसेशन या हॉलीडे ट्रैवल, तो ये ट्रैवल बेनिफिट पर जो जीएसटी आप भर रहे हो आपको उसका क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा. बट इफ यू आर प्रोवाइडिंग इट टू योर एम्प्लॉइज अंडर अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, यू कैन क्लेम द क्रेडिट. एमआरटीपी को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट ऑन गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यानी कि डब्ल्यूसीएस या कंस्ट्रक्शन सर्विस के ऊपर आप कुछ जीएसटी भर रहे हो, आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. But if you are using this WCS service or construction service for plant and machinery or for making further supply or subcontracting or if the value is not capitalized, मतलब revenue in nature का, तो आपको क्रेडिट मिलेगा. साथ में 10 में गुड्स स्टोलन हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रिटर्न ऑफ हो जाएगी, कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. कंपोजिशन डीलर से कुछ भी परचेस करोगे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. पर्सनल कंजम्पशन के लिए कुछ परचेस करोगे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. और जब आप शो कॉज नोटिस के तहत कुछ टैक्स पे करोगे उसका भी आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. हमने ये भी देखा. अलॉन्ग विद दिस हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं जो कि इसी वीडियो में किए. बेसिकली कौन से क्वेश्चंस किए हमने उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशंस ना करते हुए वी विल डायरेक्टली टॉक अबाउट द क्वेश्चंस विच वी हैव सॉल्व्ड, जो हमने बड़े क्वेश्चंस के कैटेगरी में पकड़े थे. जैसे कि हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जहाँ पे हमने कंप्यूटेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट और नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट किया है, बराबर है. साथ में हमने एक और क्वेश्चन किया है जहाँ पर वेरियस कंडीशंस को ऐड करते हुए कितना क्रेडिट मिलेगा वो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पर.
अब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में और क्या पढ़ने वाले हैं सर, और क्या है इसमें पढ़ने जैसा? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, और नाउ वी विल बी स्टडिंग, मतलब ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं हम वो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट से मतलब क्या है हमारा? जैसे हमारे पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट में आईटीसी में असेट साइड में अवेलेबल है, सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी भी हो सकता है, और आईजीएसटी भी हो सकता है। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड में भी हमारे पास में सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी भी हो सकता है, एंड आईजीएसटी भी हो सकता है। तो क्या सीजीएसटी का असेट मैं सीजीएसटी के लाइबिलिटी के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? क्या आईजीएसटी का असेट मैं आईजीएसटी के लायबिलिटी के लिए यूज कर सकता हूँ क्या? या फिर क्या मैं आईजीएसटी का असेट आईजीएसटी के साथ सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए भी यूज कर सकता हूँ क्या? एंड वाइस वर्सा। ये जो मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन है या ये जो सिस्टम है, ये हम पढ़ने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में। Once we are done with this manner of utilization, input tax credit, 98%, 95%, all the things majority will be completed, will be covered. तो आप अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है आईटीसी में भी, आप उसे एक बार रिवाइज कर सकते हो, और अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे उसमें हम पढ़ेंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। So till then, take care and bye bye.